Hello everybody, how are you all? Welcome once again to my channel Krishna Singh Deo. यहाँ पर आज हम मिल रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए. Thank you so much for all your comments and watching my videos on specimen question paper. We had discussed specimen question paper of economics for class 10 student who belong to ICSE board. आज हम करने वाले आपका एक बहुत important chapter supply, उसके कुछ हम लोग एमसीक्यू करके देखेंगे. एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी. जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे तो वो आपका है बोनस पॉइंट. लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं यहाँ पर आपके साथ कर रही हूँ अपना स्क्रीन शेयर. तो ये है मेरा स्क्रीन. तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू सप्लाई. इन 10 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं. एंड आपको ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चाहिए तो आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे कोर्स को, जो कि है मेरी ऐप कृष्णास क्लासेस पे. वहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टेस्ट भी मिल जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए. चलिए अभी हम करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई. देखिए, जब आप अपनी बुक में पढ़ते हैं तो आपको दो तरीके के डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मिलेंगे. एक होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व एंड एक होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. जब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो आपको नॉर्मली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या फिर छोटे क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन में हो सकता है स्पेसिफाई करके ना दिया जाए कि इंडिविजुअल सप्लाई या मार्केट सप्लाई. तो यू कैन राइट एनीथिंग, बट मैं बोलूंगी ज्यादा प्रेफरेंस देना आप. अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स को लिखना. चलिए यहाँ पे है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. यस, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई. अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी हायर होगा तो हायर सप्लाई होगी, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी लोअर होगा तो लोअर सप्लाई होगी. गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स. यस, अगर फर्म का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हाई प्राइस पे हाई सप्लाई होगी. अगर फर्म का गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन तो एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही ज्यादा सप्लाई होगी. दे विल नॉट वेट फॉर द प्राइसेस टू गो अप. Input prices, yes, input prices मतलब we are talking about the wages, we are talking about the price of raw material. ये सारी चीजें भी हमारी सप्लाई को इम्पैक्ट करने वाली है. क्यों इम्पैक्ट करने वाली है? क्योंकि ये सब तो रिलेटेड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से. अगर हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो प्रोड्यूसर हाई अमाउंट हाई प्राइस पर ही ज्यादा सप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ये है इसका करेक्ट आंसर. इसे मैं यहाँ पे टिक कर दूं तो ये है इसका करेक्ट आंसर. मैंने यहाँ सब टिक 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 लगा दिया था, तो इसे मैं जरा क्रॉस कर देती हूँ. ये हम लोग जस्ट डिस्कशन कर रहे थे. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. चलिए, तो आई होप आपने थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी कर लिया मेरे साथ. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देयर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो ये देखिए, आपने ये सब सप्लाई शेड्यूल जरूर पढ़ा होगा जहां पर हम लिखते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी एक्स. तो अगर प्राइस लेट्स से 10 है, 10 से फिर 20 होता है, 20 से 30 होता है, एंड सप्लाई बाय अ पर्टिकुलर फर्म इज लेट्स से 5, then it will increase to some other amount, higher amount 15, and let's say यहाँ पर हो गई 20. तो कैसा रिलेशनशिप नजर आ रहा है आपको कि ये इंक्रीज हो रहा है, एट द सेम टाइम ये भी इंक्रीज हो रहा है. प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, एंड वाइस वर्सा. तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई, वो कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव सप्लाई का और प्राइस का रिलेशनशिप है. इसीलिए सप्लाई का जो कर्व बनता है, सप्लाई कर्व की अगर हम बात करें तो वो कैसा कर्व होता है? पॉजिटिवली स्लोप कर्व होता है भाई सप्लाई का, जहां पर y एक्सिस पे प्राइस होता है एंड x एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड होता है. फाइन. तो यहाँ पर सबसे पहले वाला जो आंसर है पॉजिटिव, वो करेक्ट है. इट कांट बी नेगेटिव. नो रिलेशन तो है ही नहीं. प्राइस का तो डेफिनेटली रिलेशनशिप है सप्लाई के साथ, एंड क्रॉस रिलेशन भी नहीं है. तो कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप. प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस फॉल करेगा तो सप्लाई भी फॉल करेगी. चलो, देन इसके बाद ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है. ये सप्लाई कर्व हैज अ डैश स्लोप. तो स्लोप किसको बोलते हैं? ये देखिए, ये जो आपका सप्लाई कर्व है ना, इसके एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में जब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा, इसको बोलते हैं स्लोप. मतलब कि अगर मैं बात करूं प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स क्वांटिटी सप्लाई, तो कैसा रिलेशनशिप होगा? हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप निकल के आता है. तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज अ पॉजिटिव स्लोप. जबकि आप डिमांड कर्व के बारे में देखेंगे तो डिमांड कर्व कैसा होता है? नेगेटिवली स्लोप्ड
कर्व होता है, तो जो सप्लाई है उसका ऑपोजिट होता है डिमांड, एंड इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप कर्व। तो ये रहा बी वाला पार्ट जो है आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 3 एमसीक्यूज हमने कर लिए। देखिए कितना कम समय लगता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एंड आपके जो पेपर में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने सारे हैं, कितने सारे मार्क्स के हैं, तो अगर आप हर रोज 10-10 मिनट निकाल करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके 2 फायदे आपको होने वाले हैं। नंबर 1 फायदा ये होगा कि आपका जो स्पीड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड नंबर 2, इसके साथ साथ ही तो सारे चैप्टर का रिविजन हो रहा है ना, तो आपको रिविजन के लिए अलग से बहुत सारा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, सप्लाई इज डैश वेरिएबल। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्टॉक वेरिएबल, और नीचे लिखा हुआ है फ्लो चेंजिंग नन ऑफ द अबव। तो चेंजिंग एंड नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं इसका आंसर, क्योंकि ये कोई वेरिएबल नहीं। फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? फ्लो वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने फ्लो के सामने क्या लिखना है? मुझे लिखना है फ्लो के सामने पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, मैं सप्लाई ही लिखने लगी, पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि वीकली सप्लाई की बात होगी, फोर्टनाइटली सप्लाई की बात होगी, मंथली सप्लाई की बात होगी, या क्वार्टरली सप्लाई की बात होगी। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि आज की सप्लाई कितनी है, नहीं, हमेशा हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। जबकि हम स्टॉक वेरिएबल की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि आज कितने, आज की जो तारीख है इसमें सप्लाई कितनी है, वो तो एवर चेंजिंग थिंग है, उसे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी भी नहीं देख सकते। तो इसका आंसर है फ्लो वेरिएबल। सप्लाई, डिमांड, ये सारे के सारे फ्लो वेरिएबल होते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, the total amount of commodity available with the producer at any given of time, I mean any given time is known as। तो देखिए प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन तो बहुत सारा करके रखता है, या फिर जो ट्रेडर है वो बहुत सारा गुड एक साथ खरीद के रखता है, लेकिन वो सारी क्वांटिटी मार्केट में एक साथ नहीं ले आता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसे भी प्रॉफिट जो अच्छा खासा हो, तो वो क्या करेगा? वो वेट करेगा फेवरेबल प्राइसेस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस वो थोड़ा थोड़ा उस इतने सारे लॉट में से थोड़ा थोड़ा मार्केट में लेके आएगा। तो जो इतना सारा है ना उसको बोलते हैं स्टॉक, और जो थोड़ा थोड़ा मार्केट में लेके आता है उसे बोलते हैं सप्लाई। सो द टोटल, वो जो पूरा है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। वही पूछा है, द टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट गिवन एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टॉक। उसमें से फिर वो थोड़ा थोड़ा सप्लाई करता है। द सप्लाई फॉर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट इज, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 मुझे जब मैं क्लास 12 की बुक से यहाँ पर बना रही थी, एक्चुअली क्लास 12 आईएससी में भी आपको देखने के लिए मिलता है कि यही सारे टॉपिक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के आपके सारे के सारे चैप्टर्स रिपीट हुए हैं, लेकिन विद सम मोर कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड इन दैट। तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया था। मैंने उस समय 10th की बुक मैंने उतनी ज्यादा रेफर नहीं करी थी, तो ये हो सकता है कि आपकी बुक में नहीं दिया, बट जस्ट नॉलेज गेन करने के लिए इसको देख लीजिए। द सप्लाई ऑफ ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, जस्ट थोड़ा सा जनरल नॉलेज लगाएंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्या होता है सप्लाई ऑफ ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट? मतलब मैन्युस्क्रिप्ट तो जो है उसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, ये कोई अभी मैन्युफैक्चर होने वाला प्रोडक्ट है ही नहीं, तो इवन इफ देयर इज वेरी हाई प्राइस, इसकी जो सप्लाई है उसे हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो क्या ये परफेक्टली इलास्टिक है? बिल्कुल भी नहीं। हाई सप्लाई पे हाई प्राइस पे हाई सप्लाई हो जाएगी? नहीं। परफेक्टली इनइलास्टिक है क्या? हो सकता है। रिलेटिवली इलास्टिक है? बिल्कुल नहीं। रिलेटिवली इनइलास्टिक है? नहीं। ये है इसका आंसर, परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब कि अगर मैन्युस्क्रिप्ट की सप्लाई है लेट्स से 50 मैन्युस्क्रिप्ट, या तो उसका प्राइस हो जाए 1000 रुपीज या उसका प्राइस हो जाए 10 लाख रुपीज, ये सप्लाई तो नहीं बढ़ सकती ना भाई, सप्लाई तो सेम ही रहने वाली है। 50 मैन्युस्क्रिप्ट विल बी रिमेनिंग 50 ओनली, चाहे वो 1000 रुपीज का प्राइस अवेलेबल हो उसके लिए, या 1 लाख रुपीज का प्राइस अवेलेबल हो, या 10 लाख रुपीज का प्राइस अवेलेबल हो। तो इसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। और साथ ही साथ याद कर लीजिए परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का कर्व कैसा होता है? वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। और परफेक्टली इनइलास्टिक का कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए, The expansion and contraction of supply is due to, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए expansion of supply and contraction of supply is due to what? यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर मैं ये बोलूं कि ये है P1 प्राइस एंड ये है P2 प्राइस, ओके, यहाँ से यहाँ पर जब सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है, इसे क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई या चेंज इन क्वांटिटी
मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व बोलते हैं। ये देखिए, अगर ये यहाँ से यहाँ आती है या फिर इधर कोई पॉइंट बना दिया जाए, यहाँ से यहाँ आती है, तो इसे क्या बोलेंगे? ये कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या है? एक्सटेंशन। जब ये इधर से इधर जाती है, मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे दूं एक्स, एक्स से ए जाती है, और कैसा मूवमेंट होता है? राइटवर्ड मूवमेंट होता है, राइटवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। और अगर ये मूवमेंट लेफ्ट की तरफ हो जाए, मतलब कि इधर से इधर, तो आप देखेंगे सप्लाई यहाँ पे रिड्यूस हो रही होती है, इसे बोलेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, प्राइस चेंज हो रहा है इसकी वजह से, या तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है या प्राइस डिक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज इन प्राइस क्या करता है? आपका एक्सपेंशन इन सप्लाई करता है। डिक्रीज इन प्राइस क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कॉज करता है। तो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड नहीं भाई, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड नहीं, ये तो सब रिलेटेड गुड है। चेंज इन कमोडिटीज ऑन प्राइस, यस दिस इज द राइट आंसर। चेंज इन गोल ऑफ सप्लायर, नो। प्राइस इज द सोल रीजन फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। बाकी सारे की वजह से शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होगा। मोमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व आप नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि शिफ्ट हो रही है सप्लाई कर्व में। अच्छा, ये जो पॉइंट नंबर 8 है, अगेन ये आईएससी के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन था, तो इसको मैं स्किप ही करवा देती हूँ, क्योंकि बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व वन ऑफ द क्या था? ये था वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई कर्व। ये लेबर के केस में होता है, लेबर सप्लाई में ऐसा होता है, तो इसे आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, 10th के स्टूडेंट के लिए नहीं। अरे वाह, ये देखिए 9th क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम के साथ क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है यहाँ पर? देखिए प्राइस कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये प्राइस जो है P1 से P2 की तरफ चला गया, मतलब इंक्रीज हो गया। एंड A से B, ये एरो कैसा है? ये एरो यहाँ से यहाँ है, मतलब कि क्या हुआ है यहाँ पर? सप्लाई जो है Q1 से Q2 की तरफ चली गई है। तो मुझे तो पहले ही समझ में आ गया कि ये है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, एंड रीजन इज प्राइस। मोमेंट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, और तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये क्या है? दिस इज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। और चेंज इन प्राइस भी कैसा हुआ है? पॉजिटिव चेंज, प्राइस इंक्रीज हो गया है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट पूछा गया है, सप्लाई यहाँ पर क्या हो रही है? S1 से S1 हो गई, मतलब कि यहाँ पर इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है। पर यहाँ रीजन प्राइस नहीं है, क्यों? क्योंकि प्राइस तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही है, प्राइस की लाइन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। ये देखिए प्राइस यहीं का यही है, लेकिन पहले सप्लाई कर्व यहाँ था, अब सप्लाई कर्व शिफ्ट होके यहाँ आ गया। तो मैं अगर यहाँ की सप्लाई देखूं तो ये Q1 है, और यहाँ की सप्लाई देखूं तो Q2 है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सप्लाई जो है इंक्रीज हो गई है। अब डायग्राम शोज शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट A टू B इज, ये पॉइंट A है यहाँ पर, और ये B में शिफ्ट हो गया। डिक्रीज इन सप्लाई नहीं, इसे डिक्रीज इन सप्लाई नहीं बोलते, इसे बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड तो होते हैं मूवमेंट से रिलेटेड, जहां पे एक ही सप्लाई कर्व में मूवमेंट होता है। यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना है बच्चों, क्योंकि मूवमेंट इन सप्लाई कर्व की बात करेंगे तो वहीं पर सिर्फ हम लोग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे ही सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, जिसका नाम होता है इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। इज दिस क्लियर? चलिए, तो अब हमने कर दिए हैं काफी सारे एमसीक्यू सॉल्व। एक एमसीक्यू जो आपके कोर्स से बाहर का था उसको छोड़ दूं अगर मैं, तो हमने 10 एमसीक्यू आज, 9 एमसीक्यूज को सॉल्व करके देखा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है जरूर मुझे लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप मेरे साथ साथ क्या सुर से सुर मिला पा रहे थे, आंसर दे पा रहे थे, और क्या जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया? नो प्रॉब्लम, अगर आप मेरे साथ साथ नहीं बोल पा रहे थे तो भी अभी अपनी बुक खोलकर बैठ जाइए, और एक बार सारे कॉन्सेप्ट हमने जो अभी किए कि सप्लाई कर्व का शेप क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, एंड व्हाट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन सप्लाई, एंड व्हाट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब्जेक्टिव आल्सो एंड ऑब्जेक्टिव। इनको सारों को एक बार देख लीजिए तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, एंड मल्टीपल रिविजन करना मत भूलिएगा। चलिए, आपको वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वी विल मीट वंस अगेन विद सम मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स। टिल देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे।